कर रहा है। ऑब्वियसली कंपटीशन आता है और कंपटीशन अच्छी चीज़ है। कंपटीशन आपको शार्प रखता है, तो मुझे ये उम्मीद है एक्चुअली कि इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ेगी और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है इसके जो फ़ायदे पाकिस्तान के लिए हैं बहुत हैं। ये जॉब क्रिएशन के हवाले से बहुत फ़ायदे हैं। एक सेलर स्टडी हुई थी तकरीबन 3 से 5 जॉब्स क्रिएट कर सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 16 करोड़ से जायद मोबाइल फोन सार्फिन में से तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इन इंटरनेट सार्फिन की इंतहाई कलील तादाद ऑनलाइन खरीदारी करती है, जिसकी वजह सामान बेचने वालों की तरफ से धोखाधड़ी और रकूम की मुंतकली का जामे निज़ाम न होना है। क्वालिटी के इश्यूज हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसकी प्रॉपर चेक जो है, जैसे हमारा साइबर क्राइम यूनिट है, इस तरह का कोई ना कोई ऐसा एक चेक पॉइंट होना चाहिए। ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने पेमेंट कर दी और वो वक्त पर डिलीवर नहीं हुई और वो माल पहुंचा भी नहीं। इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ के लिए एक मैकेनिज्म या इस तरह की कोई चीज़, ऐसे सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इंटरनेट के जरिए अशिया की फरोख्त का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। हुकूमती सतह पर ई कॉमर्स शोबे की सरपरस्ती की जाए तो 3 से 4 साल में ये शोबा एक बड़ी सनत की हैसियत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए अशिया की खरीदारी का रुझान जोर पकड़ चुका है। अगर हुकूमत इस शोबे की सरपरस्ती करे तो इस सनत का दर्जा हासिल कर सकता है। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन असगर अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। तो सफदर अब्बास की ये डिटेल रिपोर्ट आपने देखी। अनवर काशिम मुमताज इस वक्त मौजूद हैं। जी अनवर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस टॉपिक के हवाले से बताइए, फिर सफदर साहब की रिपोर्ट के ऊपर सफदर साहब ने बड़ी डिटेल बात की और हमारा टॉपिक इस वक्त यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि अक्सर कारोबार पाकिस्तान में ऐसे हुए हैं जो कारोबार शुरू हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और हम उसको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ई कॉमर्स को रेगुलेट होने की ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स, तो हमारे सामीन जो हैं वो समझ सकते हैं कि हम हर तरह के मोड जो पोर्टल्स अवेलेबल हैं उस पर जिस तरह कारोबार हो रहा है, वो ऐप्स हो, वो वेब पोर्टल हो, वो फेसबुक हो, जिस तरह भी वो कारोबार है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक दुकान है जो कि वर्चुअल दुकान है। अगर इसको हम बिल्कुल सीधे उसमें बात करें तो वर्चुअल दुकान है और वर्चुअल दुकान पे जब आप चीज़ें बेचेंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो बिकेंगी भी, उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सही। अब जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो लागू होता है। ठीक। और पाकिस्तान की फेडरेशन है वो सेल टैक्स ऑन गुड्स लगाती है। अब जब ई कॉमर्स होता है तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। तो ये इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जो कहा जाता है, इंटरनेट के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज हो गई है। राइट। तो अब अगर हम विदिन, हमें अभी तो दुनिया की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी अब बॉर्डर्स नहीं है, मतलब बॉर्डर्स मतलब प्रोविंसेस नहीं है। लोग जो है KPK में भी काम कर सकते हैं, लोग जो है कोयटा में भी डिलीवर कर सकते हैं, पंजाब में भी आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये इसको डिसाइड करने की देर है और फिर वही बात है कि इस पे कंसेंसस, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि ये कारोबार अच्छा है और ये लोग घर बैठे कर सकते हैं। जो हमारे पास लोगों के साथ मसाइल हैं, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो आप एक कंप्यूटर लेके और ये कारोबार कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। लोग डिफरेंट खाने की अशिया इससे फरोख्त कर रहे हैं, कपड़े से सेल आउट कर रहे हैं और टैक्स, यहाँ तक टैक्सी का निज़ाम चल रहा है यहाँ पे और ये निज़ाम बढ़ता जा रहा है। अब आपने देखा हो शहर में बड़ी वैन्स भी आ रही हैं जो कि क्योंकि ये गैप है बहुत बड़ा, उस गैप को फिल इन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन टैक्स के जरिए हम बार बार कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देना हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर वो टैक्स लेती है, लेकिन वो हुकूमत जो है वो उसके कान पे जू नहीं रेंग रही और वो काम नहीं कर रही, तो दूसरे जो कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं वो उस वेंचर्स में आ जाते हैं और इसी तरह हो रहा है। लेकिन आए, ठीक है आए, लेकिन जो टैक्स का शेयर है वो उनको देना पड़ेगा और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखनी होगी कि ये सर्विसेज जो हैं, अगर ई कॉमर्स की कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो ये जनरेट कहाँ हो रही है, इसको देखना पड़ेगा। इसको रेंडर कहाँ किया जा रहा है, इनिशिएट कहाँ से हो रही है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, कंज्यूम कहाँ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देख के एक मॉडल बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो है इसको फिर प्रॉपरली टैप करना पड़ेगा। और ये हमारे जो लोग हैं कि ज़्यादातर जैसे भी रिपोर्ट में भी था कि नौजवान जो है ना इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग कहते हैं कि ये वो उनके लिए बड़ा है यूजर फ्रेंडली है और वो बड़ा आराम से उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन वो टैक्स की नॉलेज से नाबलग हैं।
बिल्कुल, और उनको पता ही नहीं है उनको टैक्स के पता ही हवाले नहीं से, है, और बिल्कुल। ना उनको पता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि बड़ा शॉर्ट स्पैन होता है ई कॉमर्स का, लोग 2 साल किया खत्म हो गया। खत्म हो अच्छा, गया। अब आपका ना दुकान है, ना कोई पता है, ना कोई वो है, एकदम आप जो है ना खत्म हो जाते हैं स्क्रीन से। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा हुकूमत को कि ये ऐसा नहीं हो कि लोग इसको मिस यूज करें। देखिए, यूज करना कोई बुराई नहीं है, मिस यूज करना बुराई है। सही। तो अब उसका टैक्स, अगर ड्यू टैक्स शेयर जो गवर्नमेंट की एक्सचेकर में जाना है वो जाए, तो मेरे ख्याल में ये इसको हुकूमत को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करेगी। और जिस तरह की आदाद शुमार रिपोर्ट में हमने देखे हैं, ये बड़े बड़े इंकरेजिंग हैं Right. और बड़े बड़े अच्छे हैं कि लोग जो हैं इस तरफ आ रहे हैं। ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए घरों से बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो वो अगर अपने घर में भी रह के कारोबार करें तो एक वो सपोर्ट बनती है। क्योंकि आप हम बात करते हैं हमेशा के जो फीमेल है वो पॉपुलेशन का मोर देन 50 मतलब मेजर सेगमेंट है। तो Exactly. हम उस सेगमेंट को मिस कर जाते हैं जब वो इकोनॉमिक और एक्टिविटी अनवर साहब, ज्यादातर फीमेल्स ये देखा गया है कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्टिव वो मैं कह रहा हूँ अपना बिल्कुल, हाँ एक्टिव है, और वो इसी वजह से वो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ सकती है। तो गवर्नमेंट को इसको सही तौर पर रेगुलेट करना चाहिए। और लेकिन टैक्स जो है वो टैक्स हम बताएंगे कैसे होगा, लेकिन टैक्स जो है वो उसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती लोगों को कि लोग जब ये कहते हैं हमें पता नहीं था, सही। तो ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है। बिल्कुल। और आज का शो देख लेंगे तो डेफिनेटली वो तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि टैक्स के हवाले से टैक्स किस तरह से पे करना है। ऑनलाइन बिजनेस जो लोग करते हैं वो डेफिनेटली ये शो जरूर देख रहे होंगे, और आपका जितना फीडबैक आया है इस टॉपिक के हवाले से वो भी हम शामिल करेंगे शो में। अच्छा अनवर साहब, एक डिटेल बताएं कि ई कॉमर्स बिजनेसेस क्या हैं और इनको कैसे टैक्स किया जाता है। देखिए, मैंने जैसे अपने इंट्रो में बात की, ई कॉमर्स जो है वो वर्चुअल बिजनेस है। ठीक। और वर्चुअल आपकी दुकान है, ठीक। आपकी विंडो, आपका वेब पोर्टल आपकी दुकान है। आप उस दुकान पे मैं जाता हूँ, मैं शॉपिंग करता हूँ, या मैं किसी ABC की दुकान पे शॉपिंग करूँ, अगर वो क्या कहते हैं क्लोथिंग है, तो क्लोथिंग मैं वेब पे भी खरीद सकता हूँ, और जो है वो दुकान पे भी जाकर खरीद सकता हूँ। ठीक। तो उस पर जो टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है वो सेम होंगी, ठीक। वो सेम होंगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वेब पे भेज दिया तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, Okay. मैं बड़ी जिम्मा ठीक। हूँ, मैं मतलब मेरी कोई बाउंड्री नहीं है। वो बाउंड्री आपकी बिजनेस के लिए नहीं है, आप पाकिस्तान से बाहर भी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा आपके पास आएगा, आपके बैंक में आएगा, वो उस पैसे पे आपको टैक्स वैसे ही देना है जैसे कोई आम एक दुकानदार है, आम दुकानदार देता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनका यही जो है वो पता है, उनका यही कॉन्सेप्ट होता है कि शायद ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है तो इसको कोई टैक्स एग्जम्पशन हासिल? देखिए, लोगों के जहन में है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, वो कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंसेंटिवाइज किया गया है कि अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में लेके आते हैं तो उस पर टैक्स नहीं मतलब है। आईटी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर कुछ सर्विसेज हैं, जैसे वेब डिजाइनिंग है, अगर वो पाकिस्तान से बैठ के आप किया कर रहे हैं, आपको जैसे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं जो पाकिस्तान से बना के डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को बाहर भेज रहे हैं, तो उसमें हम यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है ये काम कर रही हैं कि वो यहाँ पे उनका एक फेस होता है, वो यहाँ पे कारोबार करते हैं। उससे जो सबसे अच्छी चीज होती है वो एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को। हमारे यंग जो लोग हैं वहाँ पे 100 लोगों के एक पूरा टीम होती है जो कि काम कर रही होती है, बिकॉज ये कॉल सेंटर्स हैं, ये इस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा तो इस पर टैक्स नहीं है, ये इंसेंटिव है। लेकिन जो लोकल, जैसे हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, जो लोगों के एक माइंडसेट बना हुआ है या उनके जहन में एक भाम है कि ये इस पर टैक्स नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात है, तो मेरे ख्याल में ये क्लियर होना चाहिए कि उसको भी अपना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। जो उनको पैसे मिल रहे हैं उस पर टैक्स को जो है जो पैसे मिल रहे हैं GDP बिल्कुल में उसके हवाले से contribute टैक्स को होना इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। और ई कॉमर्स बिजनेस पे सेल्स टैक्स और इसकी ये किसकी जिम्मेदारी है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो है टैक्सेशन ऑन ई कॉमर्स, और इसी हवाले से सबसे पहले हम अपनी ट्वीट शामिल करते हैं, फिर शो को आगे बढ़ाएंगे। तो जो हमें ट्वीट किया है हमारे व्यूवर्स ने, उनमें सबसे पहले अगर हम ट्वीट पढ़ेंगे तो ये इफ्तिखार अंजुम साहब हैं, और इन्होंने पूछा अनवर साहब कि विच इज़ द बिगेस्ट हर्डल इन द वे ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कॉमर्स बिजनेस इंक्लूडिंग ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। देखिए, बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो मेजर फंडामेंटल इश्यूज हैं। ठीक। एक तो ये है कि विल नहीं थी Right. हुकूमत
जितनी पिछली हुकूमतें थी उनकी विल नहीं थी, बिल्कुल पॉलिसीज उसके हिसाब से नहीं बनाई गई। दूसरी जो एक और भी हकीकत है वो ये है कि लोगों ने भी इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अच्छा, और अब बाय द पैसेज ऑफ टाइम 70-72 साल जितने हमारे हो गए हैं, जितने 70 साल से ऊपर, लोग इसके आदी हो गए हैं कि बिजनेसेस बगैर टैक्स के करें। ठीक है, ये बात किसी को नागवार भी हो सकती है, कुछ इस पे वो भी हो सकता है, क्योंकि ये अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात है। मैं जो बात कर रहा होता हूँ अपने एक्सपीरियंस, तो वो ये तीनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से तो आज ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो उनको तीनों चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक, हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को भी एहसास हो कि वो टैक्स के मामलात में सीरियसली आए और सही पॉलिसीज़ बनाएं उसके साथ, और उसमें मतलब फर्म रहें। दूसरी चीज़ ये कि ये अक्रॉस द बोर्ड हुकूमत ए की हो, हुकूमत बी की हो, हुकूमत सी की हो, जो लोग भी हों वो टैक्स पॉलिसी पे उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हो, एक ही स्टांस हो, एक ही तरफ लेके जा रहे हों। बाकी चीज़ें वो दूसरी सियासत वो अपनी जगह करते हैं, और इसके एट द सेम टाइम लोगों के जहनों में ये एहसास हो जा करें कि वो आमदनी कमा रहे हैं, वो कोई भी आमदनी हो वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स दें। बिल्कुल। तो इस पर मजीद भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अदनान मुफ्ती साहब ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। अदनान, बहुत शुक्रिया आपको इस वक्त रात को आपको ज़हमत दे रहे हैं। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स पे टैक्स के हवाले से। तो अगर हम देख रहे हैं कि सेल टैक्स का कानून जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक सूबाई और एक फेडरेशन के पास है, तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो बिज़नेस है ई कॉमर्स का, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा इसमें रैम्पेड इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एड्रेस हो रहा है या इसमें कोई फ्लॉज हैं या एक्सचेकर को टैक्स प्रॉपर जा रहा है? जी अनवर, इसमें एक तो हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। हमारे जो टैक्स लॉज हैं, खास पे फिस्कल लॉज हैं, ये सारे के सारे कंजर्वेटिव मॉडल्स पे चल रहे हैं। सही है। और कंजर्वेटिव मॉडल वो ये है कि एक इनवॉइस इशू होती है, एक कंटेनर भरा जाता है, एक गाड़ी में लोड होती है, और फिर उसी तरह से वो उसी तरह से अकाउंटिंग और टैक्स के कवानीन उसी तरह लागू होते हैं। तो ये जितना भी ई कॉमर्स या पाकिस्तान तो बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी में और ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, मगर आप देख रहे हैं कि दुनिया में अब तो टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को ओवरकम कर लिया है। देखिए, हमारा ई कॉमर्स पॉलिसी अगर आपने देखा हो कुछ हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले तो मंजर आम पर आई है। जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ गुड्स और सर्विसेज का जो अलग अलग निज़ाम बना हुआ है, इस वजह से गुड्स के अंदर तो हम अभी तक उसको उसी तरह से टैप कर रहे हैं, जैसे रिवायती जो हमारे फ्रेमवर्क हैं उसी तरह से कर रहे हैं हम। जो जदीद टेक्नोलॉजी बेस्ड अब जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जहाँ अब वर्चुअल प्रेजेंस या वर्चुअल सुपर स्टोर का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, तो वो हम टेकअप नहीं किया, और इसी वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिल सकता है वो गवर्नमेंट से लूज हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सर्विसेज को अगर हम देखते हैं तो सर्विसेज में सिवाय इन्होंने अभी सिंध गवर्नमेंट ने शायद पहला स्टेप लिया है, और उन्होंने ये मार्केट बेस्ड जो ये वो होती है नॉन एसेट बेस्ड बिजनेसेस, जिसमें ये ऊबर और करीम जो टैक्सीज हैं, इनको पहली दफा उन्होंने वो नेट में लाए हैं। मगर अभी क्योंकि बहुत काम होना बाकी है, अभी जिस तरह से दुनिया में मार्केट प्लेस मॉडल की बात हो रही है और नॉन एसेट बिजनेसेस जिसमें होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं, आप देख रहे हैं। नहीं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गैप है और क्या एफबीआर या हुकूमत इसको एड्रेस नहीं कर रही? तो ये तो एक्सचेकर का लॉस हो रहा है। देखिए अनवर, आप जानते हैं हमारे यहाँ एक तो बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेवल पर बनती हैं वो बहुत टाइम लेती हैं, और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा और प्राइवेट एक्सपर्ट्स से राय नहीं ली जाएगी, उनको ऑन बोर्ड नहीं किया जाएगा, तो गवर्नमेंट मशीनरी के पास तो ये कैपेसिटी नहीं है कि वो जो जदीद अब जो मॉडल्स आ गए हैं बिजनेसेस के और सर्विसेज के खास तौर पे, उनको पहले तो समझना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और उसके बाद इसी चीज को टैक्स फ्रेमवर्क के अंदर लेके आना और फिर इम्प्लीमेंट कराना, ये रिवायती जो ब्यूरोक्रेसी है
उससे तो बहुत मुश्किल है। और फिर हमारा जिस तरह से रेड टेपिज्म होता है, चीजें वो ये भी देखा जाता है, आप देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस है या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो वाइप ऑफ हो जाती है जब हमारे यहाँ वो किसी ना किसी कानून के अंदर उसको लाया जाता है। तो वो वैसे आउट। ठीक है, ये ई कॉमर्स बिजनेस का मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक एलिमेंट है कि मतलब अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में आता है। तो अगर ये जो पेमेंट्स हो रही हैं, ये जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में आ सकती हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये आ सकती है, तो बहुत वाइड है इस वक्त। तो आप देख रहे हैं कि उसका एम्बिट बहुत ब्रॉड कर दिया गया है। अब तो सस्पेक्ट की बेसिस पर चीजें चलती हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल में हो सकता है ये, मगर ये कि दुनिया में अब जिस तरीके से अब चीजें चल रही हैं, मेरे ख्याल में ये फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है। और अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का जो प्लान सामने आया है, उसमें जो सेंट्रल कलेक्शन फॉर जीएसटी है, अगर ये हो जाता है तो उसमें मेरे ख्याल में शायद ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अदनान, हमने तो देखे ना 79 का ऑर्डिनेंस देखा, फिर उसके बाद हमने 2001 का ऑर्डिनेंस देखा, फिर हमने एक फेज देखा जहां पे वो रिफॉर्म्स हुए, फिर दूसरा वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म्स हुए 2000 में, फिर अब ये दूसरा या तीसरा फेज है। तो हर दफा चीजें अब ये पूरी तरह इसको रिवैम्प करने जा रहे हैं, तो ये इतनी जल्दी तो ये चीजें एड्रेस नहीं होंगी। ये देखिए अनवर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मगर देखिए कुछ चीजें जो है ना एक्टिव गवर्नमेंट कर सकती है। वो ये कर सकती है कि कम से कम जैसे देखिए आप SECB के अंदर पॉलिसी बोर्ड है, अगर यहाँ को पॉलिसी बोर्ड बनाकर आप FBR के डोमेन से इस चीज को निकाल दें। देखिए ना, इससे हमारा रोजाना का मुशाहिदा ये है कि चूंकि टैक्स कलेक्टर भी वही है और टैक्स पॉलिसी भी बनाते हैं, इसलिए बड़ी फ्लॉड पॉलिसीज होती हैं, बड़ी प्रो रेवेन्यू पॉलिसीज होती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं। और इसी वजह से देखो ना, टैक्स मशीनरी से जो लोगों को वो जो शिकायत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट यही हर वक्त कोई डिसीजन लेते वक्त उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर वो यकीनन वो उसमें कोई इक्विटी का मैं मतलब कंक्लूड करूंगा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस जो यहाँ पे इस वक्त पॉलिसीज बन रही हैं उनको जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके साथ कोई मुनासबत नहीं है उसकी? जी बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में डिटेल में खान में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, आपका ये ख्याल है? जी बिल्कुल करना चाहिए, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को जो खासतौर पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तो कोई चीज हम आगे ले जा सकते हैं। तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस एरिया में काफी एक्सचेकर का टैक्स का लॉस हो रहा है, जो कि जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल अनवर, ये भी हो रहा है। और हमारे ऊपर जो है ना, अब इंटरनेशनली भी OECD की भी आप देखें कि ये रेगुलेशंस आ चुकी हैं, तो हमें तो वैसे भी डिजिटल अब टैक्सेस की तरफ यूके ने अनाउंस कर दिया कि वो आप डिजिटलाइज कर रहे हैं सारा का सारा। तो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसके तहत भी हमारे लिए हम पे जिम्मेदारी आ गई है कि हम इन चीजों की तरफ बहुत तेजी से चले। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आपका। फिर हम किसी प्रोग्राम में आपको फिर दावत देंगे और आपसे बात करेंगे। देखिए उन्होंने कहा कि देखिए ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, लिहाज से हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। बिजनेसेस को देखना पड़ेगा कितना रैपिड बिजनेस है, कितना उसका इम्पैक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो अभी गवर्नमेंट उस पर प्रिपेयर नहीं है। सही, ठीक है, अभी कन्वेंशनल स्टाइल में काम हो रहा है। तो आई होप के गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि राइट टाइम है और वो जल्दी एक्शन लें, ताकि पाकिस्तान जो है इसको काफी पीछे है इन सब पॉलिसीज में, इन रिफॉर्म्स में। ये बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज ये कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनली और आपके इन्वेस्टर्स भी नहीं आएंगे, आपके बिजनेसेस में प्रमोट नहीं होंगे। बिल्कुल, बिजनेस भी प्रमोट नहीं होंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टैक्स एक्सपर्ट हैं हसन नईम साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। हम आपसे बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से। एक बहुत बड़ा मतलब एक रैपिड सेगमेंट है जो बढ़ रहा है, और हर तरफ जो उसको देखो वो कहते हैं मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ से मैं चीज़ें बेच रहा हूँ। कोई कहता है मैंने वेब पोर्टल बनाया हुआ है, कोई ऐप में से चीज़ें बेच रहा है, उसमें मुख्तलिफ अशिया खाने पीने की, क्लोथिंग्स है और जनरल आइटम्स भी बिक रहे हैं अब तो, और इवन टैक्सी सर्विस भी शुरू हो गई है, वैन की सर्विस भी शुरू हो गई। तो आप क्या समझते हैं ये टैक्स ऑर्डिनेंस जो हमारा 2001 है इनकम टैक्स का, ये इसको कैटर करता है इन चीज़ों को? देखिए मैं समझता हूँ दो किस्म की ई कॉमर्स है, या टैक्सेशन के दो पहलू है उसके बाद। एक आप समझिए वो सेल ऑफ गुड्स या वो सर्विसेज जो पाकिस्तान से बाहर से प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके लिए तो आप कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस लेके आए हैं पिछले 2 सालों में।
लेकिन जो लोकल स्टार्टअप्स हैं, लोकल बिजनेसेस जो ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, उनके लिए सेपरेट टैक्सेशन मॉड्यूल की बजाय जरूरत नजर नहीं आती, क्योंकि उसी तरह टैक्स होते हैं जिस तरह कोई नॉर्मल शॉपकीपर अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, शॉप लेके बिजनेस कर रहा है, वो टैक्स हो रहा है, उसी तरह वो भी टैक्स होगा। मतलब ये दुकान है, जब हम बात कर रहे हैं दुकान है मतलब उसकी, जी देखिए ना, अगर सेल ऑफ गुड कोई कर रहा है अपनी दुकान पे बैठ के, उसकी इनकम पे उसको टैक्स देना है अपनी, और सेम अप्लाइज टू ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। अगर वहाँ पे सेल ऑफ गुड इन्वॉल्व है, अगर पाकिस्तान से हो रही है विद इन पाकिस्तान, सेम गोज विद दिस सेल्स टैक्स थिंग, सॉरी दिस सर्विसेज थिंग। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तान में थ्रू वेब प्लेटफॉर्म, थ्रू वेबसाइट टैक्स दे रहा है, तो उसका भी टैक्सेशन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से नॉर्मल बिजनेस में कहूंगा या नॉन ई कॉमर्स बिजनेस में कहूंगा, तो वहाँ पर जिस तरह टैक्स होता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं जैसे दुकानें होती हैं, यहाँ पे तो FBI मॉनिटर कर रहा होता है। आप आजकल सुनते हैं कि लोग ने FBI की टीम चली गई। ये जो वेब पे चीजें हैं, यहाँ पे तो लोग मॉनिटर अभी नहीं कर रहे हैं, तो लोग बड़े आराम से जो है टैक्स के एलिमेंट को स्केप कर रहे हैं। अंदर आपने भी जिक्र किया था, मैं प्रोग्राम देख रहा था आपका, कि कैपेसिटी का इशू भी आ जाता है। यू नीड टू हैव सम पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑल दिस। जिस तरह एक जमाने में फिजिकल बिजनेसेस का सर्वे हुआ करता था, इंस्पेक्टर जाया करते थे, इसी तरह अब आप ये कंप्यूटर पे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो देखें कि जी अब देखें स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई नया बिजनेसमैन जो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करता है वो अपनी सेपरेट वेबसाइट डेवलप करे। फेसबुक के थ्रू वो अपनी मार्केटिंग कर सकता है, सेल कर सकता है, सर्विस दे सकता है। अगर हम ये समझे हुकूमत अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अलग जोन बना के वहाँ पे नए लोगों को जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बिल्कुल एक्सपर्ट हो और उनके ऑन इट हो इस पे, उनको लेके आगे इस चीज को हैंडल करे, तो क्या आपके ख्याल में ये बेहतर रिजल्ट आएंगे उसके? अंदर वही मॉनिटरिंग का इशू है ना, कि आप अगर आप समझते हैं और देखिए पोटेंशियल है, हम ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है इस सेक्टर में, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं। तो अगेन मॉनिटरिंग का इशू है। आप बिठाइए, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, वो देखें, वहाँ से बिल्कुल कैच करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अगर थ्रू वेबसाइट कोई चीज सेल कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे कोई कैच नहीं कर सकता। मैं तो अवेलेबल हूँ, मेरी तो दुकान। और इस पर टैक्स जैसे आपने कहा, तो मैं एक दफा रिकन्फर्म करूँ, टैक्स वही होंगे जैसे अगर वो प्राइवेट मतलब कोई वेब चला रहा है और उसका ओनर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस पर उसी तरह टैक्स होगा जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे टैक्स होता है। जी बिल्कुल, अनलेस आप इंसेंटिवाइज करना चाहें इस सेक्टर को और कोई स्पेसिफिक या स्पेशल टैक्स स्कीम लाना चाहें, वो अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो टैक्सेस आपके जो लोकल बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल है, वही मैं समझता हूँ कि वही अप्लाई करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर। अच्छा, एक्सपोर्ट पे तो पाकिस्तान में टैक्स है, मतलब 1% 1.5% टैक्स है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मतलब हम एक्सपोर्ट सर्विसेज होती हैं एक्सपोर्ट की, ये इन पे जो है इस पे टैक्सेशन नहीं है। एक्सपोर्ट पे आपने एग्जेम्पशन दी थी ना सर्विसेज के ऊपर, अगर आप यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो वो IT सर्विसेज है। आप नहीं समझते ये बहुत लंबा अर्सा दे दिया एग्जेम्पशन का, इस पे भी टैक्स होना चाहिए? देखिए उसका प्राइमरीली आइडिया ये है कि आप फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान लाएं, ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपकी फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में है, इस वजह से आपने इंसेंटिवाइज किया हुआ इसको। और ये अभी स्टिल आपकी अभी एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं है, या आपने वो ग्रोथ अभी तक अचीव नहीं की है जो आपका पोटेंशियल है यहाँ पर। पीपल हु आर डूइंग दिस IT थिंग, इसको अभी इसको इंटैक्ट ही रहना चाहिए कि एक्सपोर्ट सर्विसेज हो रही हैं तो उनको एग्जेम्पशन दें, प्रोवाइडेड कि वो जो है वो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान लेके आए। आप चेक जरूर रखें उसके ऊपर कि वाकई एक्सपोर्ट सर्विस हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, या उसकी सूरत आप कुछ और किसी और तरीके से आप हो गए। एग्जेम्पशन अगर कोई क्लेम करता है ना, उस पर तो फिर प्रॉपर वेरिफिकेशन और उसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, ठीक, तो वो आप रखिए उसके ऊपर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। फिर हम किसी वक्त आपसे बात करेंगे। देखिए आपने देखा वही बात, उसको चेक रखें, रेगुलेट करें। अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है हुकूमत के लिए भी, और बात यही हो रही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर है, उसमें एक पूरा अलग सेगमेंट या डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उसको देखे। बिल्कुल, अब आप उसको, क्योंकि इतनी वेबसाइट्स हैं, इतने लोग बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, तो उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग की बड़ी अच्छी जरूरत है। बिल्कुल, इसके ऊपर मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे और आपकी ट्वीट्स भी पढ़ेंगे। सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टैक्सेशन ऑन ई। आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस और क्यूरीज हो, अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अब आपकी ट्वीट्स शामिल करते हैं और आपकी ट्वीट्स में सबसे पहले जिनकी हम ट्वीट शामिल करेंगे उन्होंने हमें ट्वीट किया है इस हवाले से। उनकी ट्वीट्स जो है वो हमारे पास जैसे ही शो होगी हम डेफिनेटली आपके साथ में उनकी ट्वीट जो है वो शेयर करेंगे। तो ये हारिस साहब हैं और अनवर साहब इन्होंने पूछा है कि वेबसाइट्स दैट आर being run from abroad and they deliver their goods to Pakistan, are they liable to pay any kind of tax of Pakistan? देखिए ये पहले तो नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट की है, खासतौर पे अब इस तरह की अमेंडमेंट की है कि वो उस पर भी कुछ टैक्स लगे। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी पाकिस्तान में हो रही है। तो अभी ये नया अभी जो बजट आया था उसमें हुआ है, लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप होने की इसको गुंजाइश है और ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे पहली दफ़ा आया है। लेकिन पहले से पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो लोग उस पर कोई टैक्स नहीं देते थे और बाहर वो चीज़ें बगैर उसके पेमेंट चली जाती थी। बाहर मतलब बगैर उसके पेमेंट चली जाती थी। दूसरी ट्वीट जो है वो आपकी शामिल करते हैं और दूसरी ट्वीट देखते हैं कि दूसरी जो ट्वीट है उसमें क्या पूछा है अनवर साहब से लोगों ने। तो दूसरी जो ट्वीट है हमारे पास वो है रमला कायनात की और ये इनका पूछना है कि एप्स विच प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डू बिजनेस लाइक करीम, Airbnb do have any tax regulations or not? देखें, टैक्स रेगुलेशन तो किसी भी कारोबार के लिए है, वो आप वेब पोर्टल से करें या आप वो दुकान से करें, आपको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। अच्छा। इसमें NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर की रजिस्ट्रेशन होती है पहले फेज में। फिर अगर आपकी प्रोडक्ट सेल से रिलेटेड है तो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी होगी। और हम अगर ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट में शुरू में था, हमने बताया लोगों को कि आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ भी अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अच्छा। तो वो भी एक अपनी जगह एक इदारा है जो कि रेगुलेट कर रहा है और देख रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस हैं उनको वो देखने की कोशिश करें। लेकिन अभी जो है वो इतना उस पर काम हो रहा है। लेकिन अगर आप बिजनेस की बात करें तो FBR के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी NTN में। अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज के साथ, अगर आप गुड्स की वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको FBR के साथ सेल टैक्स की भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। FBR के साथ सेल्स टैक्स की भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अच्छा अनवर साहब, ई कॉमर्स बिजनेस में CNIC की शर्त पर कैसे अमल दरामद मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो FBR बता सकती है कैसे करेगी। हमारा मतलब बात ये है कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, मतलब आप किसी CNIC नंबर तो आप शायद मतलब किसी मांग लें या कर लें, लेकिन आप वो नंबर दे दें, वो तो एक हो सकता है। लेकिन अभी तो दुकानों के लिए भी उन्होंने आगे कर दिया 31 जनवरी तक, तो फिलहाल ये बात जो है शेल्फ हो गई है। बिल्कुल। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसका भी कोई हल हुकूमत निकाले। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है अपने कंफर्ट से, तो ये जो आदत में होता है 122A में 122C भी होता है, इसमें कभी कभार एडिशनल कंपनी के इसको खोलता है, कभी कभार जो है वो सर्किल ऑफिसर जो है वो भी को इसको खोल लेता है, कभी INI वालों का भी नोटिस आ जाता है। जी। बंदा 2 चक्कर 4 चक्कर एक दफा रैंडम ऑडिट में आ जाता है, रैंडम ऑडिट हो जाती है, दोबारा भी रैंडम ऑडिट में आ जाते हैं। इसी तरह से वो बदन हो जाते हैं टैक्स पर हमारे, ज्यादातर उनको ये परेशानी होती है। ये क्यों मसाइल ज्यादातर उलझाने वाली बात होती है, क्यों होती है? थोड़ा सा इसके उलझाने। जी ठीक है, बिल्कुल। अनवर साहब आपके क्वेश्चन का जो है वो जवाब देंगे। बड़ी वैलिड बात उन्होंने की है। देखें, कंप्लायंसेस से बिजनेसमैन परेशान हो जाता है। ठीक है, कंप्लायंसेस हम जब ये कहते हैं कि परेशान हो जाता है, ये मतलब नहीं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मल्टीपल कंप्लायंसेस हैं। लेकिन कानून की जहाँ तक बात करें तो कानून ये है कि आपका ऑडिट हर साल हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल में हम बार हम इसको इस पे वॉइस रेज कर चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 3 साल में एक दफा आपका होना चाहिए कि ऑडिट हो। 3 साल में एक दफा, बिल्कुल। आप पहले भी आपकी बात कर चुके हैं। जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ इसी तरह है कि 3 साल में एक दफा ऑडिट होता है। तो मेरे ख्याल में ये लाए भी थे, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर दिया। उसको दोबारा लाना चाहिए ताकि एटलीस्ट एक दफा ऑडिट हो जाए, तो आदमी ये 2-3 साल तक वो और जब 3 साल बाद आप सेलेक्ट करें तो आप पिछले रिकॉर्ड भी देख लें, वो कोई बात नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो आप पीछे भी चले जाएं, लेकिन 3 साल आप नोटिस उसको ना दें ताकि वो पीस ऑफ माइंड के साथ बिजनेस करें। जहाँ तक बात हो रही है 122(5)(a) की और 122(5) की, तो ये इनमें 2 चीज़ें हैं। एक तो 122
122(5) जो है वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन या ऑडिट पे एडिशन करता है, वो करता है डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर। और एक प्रोविजन है 122(5) है, जहाँ पे आपका जो रिटर्न फाइल किया उसको वो देखता है कि एरोनियस है, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो वहाँ पे वो 122(5) का नोटिस देता है, वो होता है एडिशनल कमिश्नर। वो 19 ग्रेड का ऑफिसर होता है, वो देता है और लॉ में ये प्रोवाइडेड है। तो वो देखता है कि आपका रिटर्न पे कोई ऐसी एरोनियसनेस है या कोई टैक्स का एविजन हो तो उस पर वो देता है। लेकिन जो 122(5) है वो डिप्टी कमिश्नर वाइल मेकिंग द ऑडिट या उसके बाद कोई डेफिनेशन कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आती है थर्ड पार्टी है कि आपने वो चीज नहीं दिखाई, तो वो 122(5) में एडिशन करता है, या नोटिस भी करता है, फिर असेसमेंट को अमेंड करता है, उसको असेसमेंट को अमेंड करता है। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सलाम। देखिए, मैं कराची से याहिया बात कर रहा हूँ और मैंने अभी रिसेंटली आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक डिफरेंट आप जो पेश करते हैं, आप जो बिजनेस के बारे में बताते हैं, हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए, मैं ये सवाल मेरा ये कि देखिए ई कॉमर्स शुरू हो गया और ई बिजनेस बहुत हो गया, ऑनलाइन बिजनेस बहुत हो गया, लेकिन इसको मॉनिटर करने का, इसको रेगुलेट करने का मुझे अब तक समझ नहीं आया कि कोई अथॉरिटी बनी है या इस पे कोई काम हो रहा है। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, सब स्टैंडर्ड चीजें दी जाती हैं लोगों को, कुछ कहा जाता है, कुछ दिखाया जाता है। हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं है कि मैं कहाँ कंप्लेन करूं, मैं कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल ये है कि हम लोगों को एजुकेट जब तक नहीं करेंगे तो हम कैसे ई कॉमर्स कर सकते हैं? आम आदमी को एजुकेट करना जरूरी है, जिसके पास मिनिमम तालीम हो, उसको कैसे एजुकेट करें? आई वांट टू नो द वे। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया याया। और इन्होंने 2 क्वेश्चंस किए और दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं कि एक तो एजुकेट करना जरूरी है, फर्स्ट आपके पास अवेयरनेस हो, और दूसरा वो रेगुलेशन और मॉनिटरिंग के हवाले से क्वेश्चन की। देखिए, हम बात हमने शुरू में की थी, हम बार बार ये बात करें रेगुलेट होना चाहिए, और बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ या ऐसा भी जिन्होंने अभी फोन किया कि रेगुलेट होना चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स पॉलिसी निकाली है अभी, और मेरे ख्याल में शायद और भी काम होगा ताकि डिफरेंट कोई डिपार्टमेंट बने जो उसको मॉनिटर करें। दूसरी बात उन्होंने की कि जी दूसरी बात क्या की उन्होंने ये पूछा कि जो लोग हैं उनको एजुकेट करना चाहिए। देखिए, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं पिछले 3 साल से, ये एजुकेशन का प्रोग्राम है, और सबसे अच्छी बात ये, लोग इसको किसी तरह भी नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में कंप्यूटर और फेसबुक चलाना जो है वो सबको आता है। तो जब ये आता है तो फिर वो ई कॉमर्स बिजनेसेस भी कर सकते हैं और ई कॉमर्स बिजनेसेस की एक्टिविटी में शामिल भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रेगुलेट होने की जरूरत है, और एजुकेट तो डेफिनेटली होना चाहिए। एजुकेशन का तो एक सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहना चाहिए। बिल्कुल, शो का टाइम बिल्कुल एंड होने लगा। देखिए, वही बात कि अपना ड्यू टैक्स है, बिजनेस अपना जब प्लान बनाए उसमें टैक्स का प्रोविजन रखें ताकि टैक्स निज़ाम मजबूत हो और पाकिस्तान मजबूत हो। टैक्स निज़ाम मजबूत हो और पाकिस्तान मजबूत हो। आज का शो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @taxorap, और ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।